Hello students, greetings of the day. In the last lecture, we started our new unit named as laws of motion. और उसमें हमने पढ़ा कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। और सर हमने उसके बाद फिर इलस्ट्रेशंस पढ़ी उन्हीं लॉज की। क्लियर? ठीक। अब उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं जिसमें कि अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है, इम्पल्स। क्या पढ़नी है? इम्पल्स। आई होप लास्ट लेक्चर के नोट्स वगैरह से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज का लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंक्लूड कर देगा। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके लिए आज की थ्योरी और पिछले लेक्चर की थ्योरी आपकी अच्छे से माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? देखो इम्पल्स क्या होता है, एक बात बताओ। एक बॉल आई बैट की तरफ और आपने बैट से एकदम उसको हिट कर दिया बॉल को, तो बैट से हिट करके एकदम से गई बॉल? बिल्कुल सर। बैट ने फोर्स लगाया बॉल पे? हाँ सर बिल्कुल गया। कितने टाइम के लिए? सर ऐसे टच हुई और एकदम से चली गई। सर ये तो माइक्रो सेकंड्स में था, बिल्कुल 1 सेकंड से तो बहुत ही कम फोर्स, तो 1 सेकंड से तो बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स सर लगा है। क्लियर? तो ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है उसको मेजर करना आसान नहीं होता है ना। देखो कैसे, बॉल आई बैट की तरफ, बॉल आ रही है लगातार, बॉल बैट की तरफ यहाँ पे जैसे ही टच हुई फोर्स है ना के बराबर। लेकिन अब टाइम बढ़ता जा रहा है और ये और ज़्यादा इसके अंदर जाती जा रही है, बैट से ज़्यादा कांटेक्ट में आती जा रही है, यानी फोर्स और बढ़ गया। अब दूर जाना इसने घट गया और घट गया, जीरो हो गया। क्लियर? तो देखो जब बैट की तरफ बॉल आई थी फोर्स 0 0 0, अब बढ़ता गया 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, अब वापस 50 40 30 20 10 0। समझ गए मेरी बात को? तो जब मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ ऐसे, तो जब हिट किया तो फोर्स 0 से क्या हुआ? बढ़ना स्टार्ट हुआ और अब फिर से वापस घटना स्टार्ट हुआ। क्लियर? सो फोर्स क्या होता है? जब इंस्टेंट के लिए फोर्स लगता है, जैसे हैमर हथौड़े से हम किसी पेंच को, स्क्रू को गाड़ रहे हैं मान लिया यहाँ पे, तो जैसे ही हिट करेंगे तो एकदम से स्ट्राइक करके हैमर वापस आएगा। तो बिल्कुल ही माइक्रो सेकेंड्स के लिए अपना वहाँ पे काम कर रहा है सारे का सारा फोर्स, यानी बिल्कुल इंस्टेंट्स के लिए। तो एक बात बताओ, फोर्स पहले 0 था, बढ़ता गया मैक्सिमम तक गया और फिर वहाँ पे हैमर अपना स्ट्राइक करके वापस जब आया तो वही फोर्स मैक्सिमम से वापस 0 तक गया। क्लियर है ये चीज़? यानी सर उस फोर्स को मेजर करना एक इंस्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी बात आई समझ में? ठीक। तो ऐसे फोर्सेस इंपल्सिव फोर्सेस कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। सो द फोर्सेस विच वर्क्स फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम and reaches from 0 to maximum and then back maximum to 0 within no time. Such forces are known as impulsive forces. ऐसे forces को impulsive forces कहा जाता है। इनकी वैल्यू मेजर करना आसान नहीं होता, तो हम हमेशा ही इनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? एवरेज वैल्यू। क्लियर? अब इस फोर्स ने क्या इफेक्ट डाला है बॉडी पे वो अपने को पढ़ना है। तो इफेक्टिव इम्पैक्ट of the average force, effective impact of the average force on a body when the force is impulsive, that is known as impulse. Clear? क्या होता है impulse? Sir, basically the effect of the impulsive force on a body. Clear? क्या लिखेंगे? What is impulse? Basically क्या बोलेंगे? The effective effect of the impulsive force on a acting on a body. एक इंपल्सिव फोर्स का क्या इफेक्ट है जो एक बॉडी में काम कर रहा है, वो इफेक्ट अगर आपको काउंट करना है तो क्या लेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे। ठीक। तो उसने बोला कि इंपल्स आपको जब भी कैलकुलेट करना है इन मैथमेटिकल फॉर्म, इंपल्स विल बी इक्वल टू जो आपका एवरेज फोर्स आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए उस फोर्स ने काम किया है। समझ में आई बात? जैसे मान लिया एवरेज लगा फोर्स 40 न्यूटन टोटल एवरेज। क्लियर? मान लिया 0 से 80 तक गया और फिर 80 से 0 पे आएगा, है ना। तो एवरेज मान लिया 40 न्यूटन था और वो बिल्कुल 0.2 सेकंड के लिए लगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया? 8 न्यूटन, कितने सॉरी 8 इम्पल्स कितना हुआ यहाँ पे? 8 हुआ सर। कैसे? क्योंकि एवरेज फोर्स 40 न्यूटन था, टाइम 0.2 सेकंड था, तो एवरेज की मल्टीप्लाई कर दी 8 आ गया। लेकिन यूनिट क्या होगी? एवरेज फोर्स यूनिट सर न्यूटन, टाइम यूनिट सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। क्लियर है ये चीज? ठीक। अब न्यूटन सेकंड, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स? डायमेंशन फार्मूला सर न्यूटन यानी फोर्स mLt - 2। हाँ
और सेकंड यानी टाइम यानी टी। क्लियर? तो टी और टी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो -1 बच जाएगा, यानी m1 L1 और t -1। अरे ये डायमेंशन था मतलब सर लीनियर मोमेंटम का भी था। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होती थी, mv, m क्या था मास और v क्या थी lt-1, यानी इसके तो डायमेंशन इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। नोट कर सकते हो इस बात को, बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक, अब देखो यानी सर जरूर लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है मैथमेटिकली क्या अभी प्रूव करेंगे, बिल्कुल होता है लीनियर मोमेंटम के इक्वल। सिंपल। देखो एवरेज फोर्स का पता चला, ठीक है सर, एवरेज फोर्स का किस में यूज करेंगे, इम्पल्स निकालने में। इम्पल्स होता क्या है, इफेक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स व्हेन द फोर्स इज इम्पल्सिव। क्लियर? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी व्हेन द फोर्स इज इम्पल्सिव, या फिर इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स ऑन ए बॉडी। ठीक, निकालेंगे कैसे सर, एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो अभी मैं ये बताया कि एफ होता है dp बाई में dt, कल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे ये हम। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू dp बाई dt। p भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो लगा दी, f भी वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर एरो लगा दी। वेक्टर में पढ़ चुके हैं एरो किसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, dt को इस साइड ले आओ तो f dt इज इक्वल टू dp। क्लियर? ये वेक्टर ये भी वेक्टर, ये तो एवरेज है ना फोर्स, तो मैं इसको एफ एवरेज लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब देखो मान लिया टाइम जब 0 था और टाइम जब t सेकंड हो गया, उस दौरान बॉडी पे फोर्स ने काम किया। टोटल टाइम मान लिया t था, जिसके लिए हैमर स्क्रू से टच हुआ। क्लियर? या फिर बैट बॉल से टच में आया, मान लिया वो टाइम कितना था t, तो पहले 0 था और उससे लेकर कितने तक चला, t सेकंड तक चला। तो फोर्स कहाँ से कहाँ तक वैरी हुआ, 0 से मैक्सिमम और फिर बैक मैक्सिमम टू 0। ये पता अपने को, इसकी एवरेज की बात अपने को करनी है, इसी की एवरेज निकाल के क्या पुट कर देंगे, एफ एवरेज, और वो यहाँ पे हमने लिया है। तो मान लिया जब टाइम 0 से t सेकंड हुआ तब मोमेंटम p1 से p2 हो गई। क्यों सर, टाइम चेंज होने से मोमेंटम कैसे चेंज हुई, अरे टाइम चेंज हो रहा तो फोर्स भी चेंज हो रहा बॉडी में। हाँ सर, तो फोर्स लगातार चेंज हो रहा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगी। हाँ सर, क्योंकि फोर्स चेंज होने से वेलोसिटी बॉडी की चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रही है। ठीक है सर, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। अच्छा, इंटीग्रेट यहाँ लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, तो ये भी इंटीग्रेट, ये भी इंटीग्रेट, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाता है, तो एफ एवरेज तो फिक्स है ना, एवरेज होगी जो वैल्यू वो तो कांस्टेंट है। ठीक सर, वेरी तो हो रहा फोर्स, यहाँ 0 था, यहाँ तो सॉरी, यहाँ तो सॉरी, यहाँ मैक्सिमम, फिर घटता गया यहाँ 0, तो वेरी हो रहा सर, कांस्टेंट का फोर्स। अरे कांस्टेंट फोर्स मतलब एवरेज निकाल ली इस पूरे के अंदर, मान लिया 40 आई तो 40 तो फिक्स रहेगी, तो एवरेज की बात करें तो एफ एवरेज तो बाहर ही आएगा। तो अंदर बचा इंटीग्रेशन 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में तो लिमिट किसकी, टाइम की, 0 से t टाइम तक, तो टाइम चला 0 से t तक इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, लेकिन लिमिट कहाँ, p1 से लेके p2 तक, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में है, तो मोमेंटम चेंज हुई सर p1 से p2 तक। क्लियर है ये चीज? ठीक, सो एफ एवरेज इनटू में 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में सर t, और लिमिट 0 से t, क्लियर, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में p, और लिमिट p1 से p2। क्लियर है ये चीज? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये नोट कर लेना भैया आपने पॉज करके। अब देखो मैं इसी को लिख सकता हूँ सर, f इंटू टी, टी की बजाय t पुट करो, माइनस में t की बजाय 0 पुट करो, तो t माइनस 0 t, तो f एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1, p की बजाय p2 रखो, माइनस में p की बजाय p1 रखो, तो ये क्या लिखूंगा, p2 माइनस p1। क्लियर? तो ये क्या था अपने पास, एवरेज फोर्स इनटू टाइम टेकन किसके इक्वल था सर, ये तो इम्पल्स था, यानी इम्पल्स और किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम। और देखो हमने क्या देखा था कि इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला सेम है जो किसका है, मोमेंटम का, और वैसे भी तो इम्पल्स किसके इक्वल आया, बॉडी के मोमेंटम में चेंज के इक्वल आया। क्लियर है ये चीज? सिंपल है भाई, पक्का? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको नोट कर लेना है। यानी सर इम्पल्स का कंसेप्ट तो समझ में आ गया आज भी, कैसे कि भाई इम्पल्स तो बेसिकली इफेक्ट, इम्पल्सिव फोर्स का टोटल इफेक्ट है बॉडी पे, और वो कैसे निकालते हैं, एवरेज फोर्स को टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करके। ठीक, यानी सर यूनिट क्या होगी फिर इम्पल्स की, अरे बता दो दिया, I इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड है सर, क्या फिर दूसरी यूनिट
सर आई इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अरे यानी फिर ये भी यूनिट है किसकी? इम्पल्स की। क्लियर? ये ऐसा यूनिट के तौर पे आप दोनों यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी नीड। क्लियर? ठीक। अब एक बात बताओ, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर मिलके तीसरी चीज़ आपको बताता है, दो चीज़ आप प्रोडक्ट तीसरी चीज़ बताता है, तो उन दोनों के बीच जो ग्राफ आएगा एफ एवरेज और टी के बीच जो ग्राफ आएगा, अब ये तो कांस्टेंट रहना है, मान लिया इतना है और टाइम ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये तो फिक्स ही रहना है ऐसे ऐसे। क्लियर? तो ये इसके नीचे जो एरिया आएगा वो इम्पल्स देगा। सिंपल। सो एफ एवरेज फोर्स वर्सेस टी ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर? एंड द एरिया अंडर दैट लाइन गिव्स अस द इम्पल्स। सिंपल है, यानी इफेक्ट वो बता देगा। क्लियर? ठीक। अब एक बॉडी के लिए ये है ग्राफ और दूसरी बॉडी के लिए हो सकता है ये होगा, लेकिन इम्पल्स सेम जनरेट हो रहा हो। क्लियर? तो ये एरिया और ये एरिया सेम हो सकते हैं। क्लियर? आपको इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गई होगी बात। यानी इम्पल्स अगर कांस्टेंट रहता है तो एफ अगर बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, एफ घटेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा भाई, अब देखो I इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू में डेल्टा टी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है अपनी नॉर्मल लाइफ में। एग्जांपल देता हूँ कैसे। क्या वीडियो क्लैरिटी ठीक है? विजन एंड साउंड क्वालिटी आई होप क्लियर होगी। तो देखो, मान लिया आप एग्जांपल लेते हैं हम कि आप दीवार से कूद गए। क्लियर? और नीचे सीमेंटेड फ्लोर, कैसा है? सीमेंटेड। ठीक है सर। और एक बार आप दीवार से कूदे और नीचे है मिट्टी। क्या है? मिट्टी। तो आप दोनों पे जब गिरते हो तो आपको जब सीमेंटेड फ्लोर पे आप गिरे तो चोट ज़्यादा लगी और मिट्टी पे गिरे तो चोट कम लगी। हाँ सर। अब एक बात बताओ, ऊपर से गिरे हो, आपको चोट एक टाइम लगी और एक टाइम नहीं लगी, इम्पल्स तो सेम प्रोड्यूस होगा ना? कैसे सर? देखो मैं बताता हूं। जब आप ऊपर से कूदे, एवरेज फोर्स लगा, आप सीमेंट से टकराते ही, नीचे फ्लोर से टकराते ही और उछल गए। ऐसा ही होता है सीमेंटेड फ्लोर पे गिरोगे तो। ऐसा तो नहीं कि गिर गए और गिरे ही रहे, गिरते एक बार उछलोगे और फिर गिरोगे। समझ गए? यानी गिरते ही आपका इम्पैक्ट बिल्कुल ना के बराबर टाइम के लिए था। कितने टाइम के लिए था? मान लिया 1 सेकंड के लिए, और फोर्स आप पे लगा 80 न्यूटन। कितना लगा? 80 न्यूटन। तो आपकी हड्डी टूट गई। क्लियर? ठीक। अब आप गिरे मिट्टी पे, तो अब जब आप मिट्टी पे गिरते हो तो जैसे ही आप मिट्टी से टच में आए तो मिट्टी नीचे की तरफ जाएगी, प्रेस होगी थोड़ी देर के लिए और फिर आपको चोट फील होगी। क्लियर? यानी मिट्टी खुद भी नीचे जाएगी, यानी आपका मिट्टी के साथ कांटेक्ट रहा 2 सेकंड के लिए। क्लियर? इम्पल्स तो उतना ही रहना है, यानी ये जरूर कितना हो गया होगा? 40 न्यूटन। मेरी बात आई समझ में? पक्का? तो जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, तो आपको चोट कम लगती है। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल देखता हूँ। बॉल आई, एक क्रिकेटर ने शॉट लगाया और जो फील्डर खड़ा उसने बॉल कैच करनी है। क्लियर? तो जैसे ही बॉल आई उसने कैच करना उसको, वो हमेशा क्या करता है कि बॉल आई ऐसे नहीं कैच करेगा कि यहीं पकड़ लेगा, वो ऐसे बॉल के आगे हाथ लेके और पीछे लेके जाता है, बॉल ऐसे कैच करता है, ना कि एक ही जगह पे करता है, ऐसे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मान लिया बॉल ने फोर्स लगाना है आपको 80 न्यूटन। कितना लगाना है? 80 न्यूटन। तो एक तो आप हाथ ऐसे रखोगे तो ऐसे लगेगी बॉल आपको, यानी ना के बराबर टाइम में सारे का सारा फोर्स उसका आपको कन्वर्ट हो जाएगा। और एक जब आप ऐसे लेके जाते हो तो फोर्स तो लगा है आप पे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया, पीछे लेके गए आप, यानी ये चीज़ बढ़ गई तो ये कम हो गया। इम्पल्स तो ओवरऑल इफेक्ट तो उस फोर्स का उतना ही होना है, लेकिन टाइम अगर आप बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपसे बॉल स्ट्राइक की, आप हाथों को पीछे ले गए, यानी बॉल को रिलैक्स होने में टाइम लगेगा। लेकिन आप वहीं पे हाथों रखे रखे कैच करते हो तो आपके बॉल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिला, एकदम से रिलैक्स हो गया वो, यानी एकदम से आपके हाथों को स्ट्राइक करेगी, चोट ज़्यादा लगेगी। आप पीछे लेके जाओगे तो चोट कम लगेगी। क्यों? एवरेज टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स के कारण कम हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में? सो सीमेंटेड फ्लोर ज़्यादा चोट पहुँचाता है एज कम्पेयर टू मड फ्लोर। रीज़न पता चला? ठीक। वाई ए क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड वाइल टेकिंग कैच, पता चला? बिल्कुल सर। कारण क्या बोलोगे? सर वो टाइम बढ़ा देता है अपना, ऐसा करके एवरेज फोर्स उसके कारण क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स में इससे ज़्यादा आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, न्यूमेरिकल कुछ करेंगे ट्राई चैप्टर के बाद, तब पता चलेगा कि और क्या क्या पूछ सकता है। उससे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपल भाई, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, सिलेबस में है तो करना होगा, चाहे कितनी सिंपल कोई चीज़ ना हो या फिर हार्ड हो, कोई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले सीधा बोल ही देता हूँ एक बार कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो कैसे, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ही। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम किया और उसका रिजल्ट आपको ना मिला, बुरा अच्छा कोई ना कोई रिजल्ट तो आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा। देखो मैंने फोर्स लगाया हुआ अर्थ पे, फ्लोर पे फर्श पे मैंने फोर्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं फर्श के अंदर नहीं जा रहा। क्यों? जरूर जितना फोर्स मैंने फर्श पे लगा रखा है उतना ही फर्श ने मुझ पे लगा रखा है। मैं मिट्टी के ऊपर खड़ा होता हूँ, मान लिया कीचड़ में खड़े हो गए, हम कीचड़ के अंदर चले जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जितना फोर्स मैंने कीचड़ पे लगाया, कीचड़ उतना फोर्स हम पे नहीं लगा पा रहा है। क्लियर? तो हम कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं फाइनली, यानी वहाँ पे जाके नीचे से उतना ही फोर्स लगना स्टार्ट हो गया जितना अपना नीचे की तरफ लग रहा था। यानी जितनी अपनी एक्शन थी उतनी अपने पे क्या लग रही थी? रिएक्शन। क्लियर? उसको बैलेंस्ड फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे हिट किया, तो जितने फोर्स से मैंने हिट किया उतने ही फोर्स से बोर्ड ने भी मुझ पे अप्लाई किया है, उतना ही फोर्स। यानी मैंने जब एक्शन किया तो उसका रिएक्शन भी हुआ है। क्लियर? तो हम यही बोलेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो कैसे, एक कार ये कार ए, क्लियर? ठीक, इस पे आपने फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू वन पर्सन, वन ने फोर्स लगाया ए पे। ध्यान से सुनना भाई। हाँ सर, तो इस तरफ फोर्स लगाया, ये था मान लिया 10 न्यूटन का। ठीक है सर, अब इसी कार पे, इसी पे एक दूसरे पर्सन ने फोर्स लगाया, फोर्स ऑन कार ए बाय पर्सन 2। क्लियर? इसके मैंने नीचे लिखा है, इसके यहाँ पे नहीं लिखना है A2, यहाँ लिखना नीचे। ठीक है सर, ये भी 10 न्यूटन है। अच्छा है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि F ऑन A ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F ऑन A ड्यू टू 2? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन का और ये भी 10 न्यूटन का है। अच्छा, अब दूसरे केस पे आ जाओ, दूसरे केस पे आ जाओ। फर्स्ट केस हो गया, ठीक। अब दूसरा, अब फोर्स ऑन A लगाया 1 ने 10 न्यूटन उस तरफ। ठीक है सर, अब फोर्स ऑन A लगाया 2 ने, वो भी 10 न्यूटन। क्लियर? क्या मैं अब भी लिख सकता हूं FA1 इज इक्वल टू FA2? हाँ सर, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। अच्छा भाई, FA1 इज इक्वल टू FA2। तो फिर क्या इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है? सर फर्क तो है, इसमें तो दोनों एक ही साइड लगा रहे थे, इसमें दोनों अपोजिट साइड लगा रहे हैं। हाँ, तो अगर फर्क है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ सर, तो डायरेक्शन मैटर करती है ना? हाँ सर, तो यहाँ पे तो दोनों की सेम डायरेक्शन थी, इसलिए दोनों के दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 10 न्यूटन है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, लेकिन क्या डायरेक्शन में दोनों सेम है? नहीं सर, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो FA1 वेक्टर FA2 वेक्टर के इक्वल नहीं बल्कि अपोजिट भी है। इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अब फर्क है ना दोनों में? हाँ सर, इससे समझ गए कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इससे समझ गए दोनों इक्वल जरूर है, 10-10 न्यूटन तो है दोनों, लेकिन एक इस तरफ और एक इस तरफ काम कर रहा है। दिस इज दी एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर आप इस कार पे इस तरफ फोर्स लगाते हो और ये नहीं चलती, तो समझ लो कार ने भी आप पे इस तरफ फोर्स लगा रखा है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये 1 था बंदा, इसने A पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू A। कार भी इस पे लगाएगी, एक्शन आप इस पे कर रहे हो तो रिएक्शन भी कार आप पे करेगी, लेकिन क्या दोनों एक साइड में है? क्या नहीं।
आपने तो कार पे फोर्स लगाया इस तरफ और कार ने आप पे फोर्स लगाया इस तरफ, तभी तो आप रुके रहे, तभी तो कार चली नहीं आपसे। बात आई समझ में? अब देखो मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ उस तरफ, लेकिन दीवार नहीं चली, यानी दीवार ने मुझ पे फोर्स लगा रखा है इस तरफ। अरे अगर दीवार मुझ पे इस तरफ फोर्स ना लगाती तो ये चली ना पड़ती उस तरफ। बात आई समझ में? और मैंने दीवार पे फोर्स लगाया इतना, दीवार ने मुझ पे लगाया इतना ही, बिल्कुल इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिख दूं? माइनस। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? इफ टू बॉडीज exerts force on each other, let FAB, ऐसे एग्जांपल से दिखा देता हूं आपको। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कोई बाहर से फोर्स ना हो भाई इनपे, सिर्फ इन दोनों के आपस की बात हो। ये ए है और यहाँ पे एक पर्सन था, या मान लो एक कार, ये दूसरी, इस तरह की कार मान लो, ठीक, ये बी है, तो ये इस पे टकरा रही है, इस तरह फोर्स लगा रही है, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगी इस तरफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? F on A due to B is equal to F on B due to A but opposite. क्लियर? So this is the Newton's third law of motion. एक ये डस्टर है अपने पास, ये यहीं पे क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगर इसने मेरे हाथ पे 10 न्यूटन लगाया तो मेरे हाथ ने भी इस पे कितना लगा रखा? 10 न्यूटन। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तभी ये रेस्ट है। समझ में आई बात? बट आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अब अगर हवा आई तो वो इसको उड़ा के ले जाएगी, उस साइड गिरा देगी, मान लिया। क्लियर? या फिर मैंने ऐसे रखा और इसमें मक्खी बैठ गई तो ये नीचे भी गिर सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होगी। तो हम इसको किस केस में सही बोलते हैं? जब सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब दो बॉडीज हैं, उनके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा। ठीक, हमेशा याद रखना, दीज आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इसकी है इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए माइनस लगाया है। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है सर, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, दोनों का इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है? ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे काम करती हैं? नहीं सर, अगर एक्शन इसने इस पे अप्लाई किया तो रिएक्शन इसने इस पे अप्लाई किया है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा टू बॉडी सिस्टम में काम करेंगे। क्लियर? अच्छा सर, क्या दो बॉडीज का आपस में कॉन्टैक्ट में होना भी जरूरी है एक्शन रिएक्शन होने के लिए? मैंने कहा नहीं। क्यों सर? क्योंकि दो चार्जेस रखे हैं आपने, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रखे, कनेक्ट में है नहीं, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे इतना ही लगाएगा, चाहे ये 2 कूलम का और ये 20 कूलम का हो, फिर भी। क्लियर? क्योंकि फोर्स तो किसके इक्वल होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो पढ़ चुके हो। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो कितना होगा सर? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 वो भी कितना होगा सर? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट, ये इस पे लगा रहा उस तरफ, ये इस पे लगा रहा उस तरफ। मेरी बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है ये चीज़? सो लेट्स move forward. This is all about the Newton's third law of motion. देखोगे अब इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक फोर्स एंड कार्ड प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स एंड कार्ड प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, कुछ मतलब घबराना मत, नेम सुनती बिल्कुल आसान है, इलस्ट्रेशन सी है, नोट करना चाहो कर सकते हो, चाहे ना भी करना कोई खास बात नहीं है, समझ लेना लेकिन अच्छे से कि न्यूमेरिकल्स में कैसे हम सोल्व करते हैं ऐसी कंडीशन से। फोर्स कार्ड प्रॉब्लम, एक हॉर्स है, वो कार को खींच रहा आगे की तरफ, देखा होगा आपने कैसे सारे फोर्सेस काम करते हैं, वो अपने को स्टडी करना है। ये रोड है, क्लियर? ठीक है सर, यहाँ पे कार है, ठीक, इससे यहाँ रस्सी से हमने किससे बांधा हुआ है इसको? एक हॉर्स, क्लियर? ठीक, यहाँ पे हॉर्स अब चल रहा आगे की तरफ, तो इस कार का वेट नीचे की तरफ काम करेगा या नहीं? अर्थ पे करेगा सर, W, और वो कितना? mg। अरे फोर्स इज इक्वल टू m में m तो m, a कितना? g के इक्वल 9.8 नीचे की तरफ लगता है हर बॉडी का वेट। क्लियर? उसी को फोर्स बोलते हैं, सिंपल। ठीक, सो F इज इक्वल टू m में, F किसके इक्वल? वेट के इक्वल, m में मतलब mg। इसको कौन बैलेंस कर रहा है सर? अर्थ ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लगाएगी, यानी नॉर्मल रिएक्शन R लगेगी, एक्शन रिएक्शन। Here R is the normal reaction of earth on the car। समझ में आ गया? ठीक, यहाँ अपना हॉर्स है, क्लियर? ये कार थी, यहाँ पे हॉर्स है, ठीक, तो हॉर्स जब खड़ा है आराम से तो इसका भी mg नीचे की तरफ लगेगा। हाँ सर, क्लियर? ठीक, और
जब ये यहाँ पे है तो इसके पैर चारों ऐसे हैं, तो एक पैर जब अर्थ को पीछे की तरफ धकेलेगा, क्या सीधा नीचे धकेलता है या ऐसे टेढ़ा धकेलता है? सर ऐसे, इस तरह से। समझ में आई बात? सो दिस इज द एंगल थीटा। क्लियर? सिंपल है ये चीज। इतना फोर्स ही इस पे लगाएगा यहाँ नीचे की तरफ। इसमें कोई डाउट? आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें तो कोई खास बात है नहीं। फोर्स का प्रॉब्लम। अब इसमें अब देखो ये जो हाँ इस तरफ अर्थ पे फोर्स लगाएगा, फोर्स पीछे की तरफ धकेलेगा तो खुद आगे जाएगा फिर। यानी इतना फोर्स एफ इसने अर्थ पे लगाया तो अर्थ रिप्लाई में क्या करेगी? इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगी। क्लियर? हाँ सर ठीक है। इसका mg जो था वेट W2 मान लो, इसको W1 मान लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन R1 थी। तो W2 नीचे की तरफ, तो अर्थ ने इसमें ऊपर की तरफ लगाया कितना? R2। क्लियर? ये नॉर्मल रिएक्शन है इसके वेट की, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके फोर्स की। घोड़े ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया अर्थ पे, तभी वो आगे की तरफ चला है। लेकिन क्या पूरे के पूरे फोर्स है? नहीं सर, ये उसने नीचे की तरफ लगाया था। ये नॉर्मल रिएक्शन हुई है अर्थ की उस पर, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, इस तरफ और इस तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ और इस तरफ। तो ये थीटा है, ये थीटा था, तो ये भी थीटा। तो इस तरफ r cos थीटा और इस तरफ r sin थीटा तो गया वेस्ट, किसी काम का नहीं है। लेकिन r cos थीटा ही है जो घोड़े को फोर्स को आगे की तरफ चलाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे जो रस्सी बंधी हुई इसमें खिंचाव आएगा या नहीं आएगा? सर टेंशन T बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टेंशन T, खिंचाव इन दी रोप, टेंशन इन दी रोप। ठीक है सर, इसका तो कोई काम नहीं, आपस में कैंसिल। ठीक। अब देखो यहाँ पे इसके जो व्हील्स हैं कार के और अर्थ, इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको चलने से रोक रहा है। स्मॉल f इस तरफ लग रहा है। लेट स्मॉल f बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कार्स व्हील्स एंड द अर्थ। ठीक। अब एक बात बताओ, इसको आगे कौन लेके जा रहा है? सर r cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन r cos थीटा, और पीछे रखने की कोशिश कौन कर रहा है? सर ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो इफ r cos थीटा इज ग्रेटर देन f, only then the horse will move forward, otherwise it will not be able to move forward. clear है ये चीज? so this is the horse cart problem. अपने को ये समझना था। सिंपल है भाई, इस तरह से इसको सोल्व करना है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का इलस्ट्रेशन था एक तरह से, कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर काम करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अभी थोड़ी अच्छी समझिए। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ये गारंटी। देखो वेट ऑफ ए पर्सन, नेक्स्ट हेडिंग कर लें, पर्सन इन एन एलिवेटर। एलिवेटर किसको बोलते हैं? लिफ्ट को। इन एन एलिवेटर और से लिफ्ट। क्या चेंज नहीं होता वेट? सर होता है। जब हम एक लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपने को भारी लगते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम अपने आप को हल्के लगते हैं। ये रियलिटी है। चाहो तो और हल्के हो भी जाते हैं। क्लियर? सर ऐसे कैसे हल्के हो जाते हैं? क्या अपना वेट कम हो जाता है? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो कि कैसे होता है ऐसा सर। मान लो अभी लिफ्ट में नहीं हम, ये अर्थ के ऊपर ये वेइंग मशीन रखी है जिसके ऊपर आप खड़े होते हो, तो इसने अपना वेट बताना ही बताना है। क्लियर? आप इसके ऊपर खड़े हो, ठीक। आप जब इसके ऊपर खड़े हो तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ। सिंपल। कितना? mg के इक्वल। ठीक है सर। तो ये दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन आप पे ऊपर की तरफ। क्या लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन R। क्लियर? और वो होता है आपका, ये mg तो है आपका एक्चुअल वेट। क्या है आपका? एक्चुअल वेट। ठीक है सर। ये है आपका रियल वेट। सिंपल। जो तराजू दिखाता है ना, ये होता है वो आपका मास इनटू में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका वेट होता है। सिंपल। ठीक है सर। अच्छा, ये आया मान लिया आपका मास है 70 kg और ये 10 ले लूँ मैं, तो 700 आपका न्यूटन, इतना आपका वेट है। तो जो आप वहाँ पे तराजू पे खड़े होते हैं वो आपका मास होता है। क्या होता है? मास। वो क्या करता है? इसमें से 10 से डिवाइड कर देता है इसको, ताकि आपका सिर्फ मास दिखा सके वापस में। क्लियर? तो इस पे आपको नहीं जाना है।
आपको तो वेट की बात करनी है, तो आपका वेट कितना है 700 न्यूटन, ठीक है सर। तो एक्चुअल वेट पता चला क्या होता है, जो आपका mg है, आप कितना फोर्स अर्थ पे लगा रहे हो खड़े खड़े, वो ही आपका क्या होता है mg, यानी आपका एक्चुअल वेट। अच्छा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन तराजू ने यहाँ पे लगाई है, ये होता है आपका एपरेंट वेट। क्या होता है एपरेंट वेट, ठीक है सर, एपरेंट वेट। तो हेडिंग का नाम भी आपको क्या रखना है एपरेंट वेट, क्लियर, ये सही एपरेंट वेट, सिंपल है भाई, ठीक। सो एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें हेडिंग करो, अलग अलग केसेस लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट किस पे है रेस्ट पे है, तो एपरेंट वेट कितना है पर्सन का, एपरेंट पता चला ना कौन सा, कि लिफ्ट में जो तराजू रखा हुआ आप पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है वो, यानी एक्शन तो आपने की, क्या रिएक्शन में उतनी ही है वो आपने देखना है, वो रिएक्शन ही आपका एपरेंट वेट है। अच्छा, जब आप लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट रेस्ट पे है, तो वो सेम ऐसे ही काम करती है जैसे कि आप अर्थ पे खड़े होते हो, वैसे उतना ही सेम फील होगा, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि लिफ्ट तो रेस्ट पे है सर, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट एक्सेलरेशन कितनी है 0। सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट ऑफ द पर्सन, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द लिफ्ट, लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ठीक। केस नंबर 2, व्हेन द लेफ्ट इज मूविंग विद, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिखेंगे सर, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन इज 0, फिर से कोई एक्सेलरेशन नहीं है लिफ्ट की ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बस कांस्टेंटली चल रही है, अगर एक ही स्पीड से चलेगी तो फिर भी अपने को रियल वेट एपरेंट वेट के इक्वल ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। एक बात बता, जब लिफ्ट चलती है एकदम से ऊपर की तरफ जाती है तो आपको भारी फील होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, क्यों, फिर वो एकदम से स्टार्ट होती है ना, फिर वो नॉर्मल स्पीड एक जैसी कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर लेती है, तो जितना वेट आपका है उतना ही एपरेंट वेट भी है, तो आपको फील नहीं होता, लेकिन फिर रुकने के बाद एकदम से नीचे जाती है, फिर से आपको फील होता है। लेकिन अभी पढ़ेंगे रीजन क्या है, 2 केस हमने पढ़े, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो तब भी एपरेंट वेट किसके इक्वल होता है, रियल वेट के इक्वल ही होता है। व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप with some acceleration, with some अब की बार कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है भाई, ध्यान से सुनना है, with some acceleration। तो देखो ये थी लिफ्ट अपनी ऊपर की तरफ जा रही है, ये लिफ्ट में खड़ी है आप, क्लियर, आपका mg काम कर रहा है नीचे की तरफ, हाँ सर, आप पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही है r1 ऊपर की तरफ, हाँ सर, ये r1 ही आपका क्या है एपरेंट वेट, मान लिया आपके नीचे यहाँ तराजू रखा है, सिंपल, ठीक। तो ये R1 ही आपका एपरेंट वेट है, mg आपका रियल वेट है, ठीक। तो क्या R1 mg के इक्वल होगा, अभी भी देखते हैं सर। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन से, यानी पर्सन भी ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a से। अब एक बात बताओ, पर्सन ऊपर जा रहा है यानी पर्सन पे फोर्स है ऊपर की तरफ, मेरी बात समझ रहे हो, अरे पर्सन यहीं क्यों नहीं रह जाता, नीचे ही खड़ा क्यों रह जाता, लिफ्ट के साथ ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट यहाँ से पर्सन पे फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, हाँ, और उसी फोर्स की तरह एक्सेलरेशन आई है पर्सन में और लिफ्ट में a, क्लियर। तो ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है ma के इक्वल, क्लियर है, फोर्स ऑन द पर्सन स्टैंडिंग इन लिफ्ट इज इक्वल टू ma। इफ द लिफ्ट इज सपोज्ड टू बी गोइंग विद एक्सेलरेशन a अपवर्ड, then force on the man is find out to be F is equal to ma, क्लियर, ठीक। अब देखो, तो ये ऊपर की तरफ ma फोर्स से जा रहा है, यानी जरूर इस पे तो सर R1 लग रहा था ऊपर की तरफ और mg नीचे था, यानी जरूर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, इसीलिए ऊपर जा रहा है, हाँ, और ऊपर कितने फोर्स से जा रहा है, R1 माइनस mg, R1 माइनस mg फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, और कितने फोर्स से जा रहा है ऊपर की तरफ, ma से, यानी R1 माइनस mg कितना बचा, ma के इक्वल बचा भाई, क्लियर है ये चीज, ma के इक्वल बचा, यानी R1 एपरेंट वेट इज इक्वल टू ma प्लस mg,
यानी एपरेंट वेट R1 इज इक्वल टू MA प्लस G। समझ में आई ये बात? दिस इज द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो भारी फील होता है अपने को। क्यों? अगर यहीं रुकी होती तो मेरा वेट जो है उतनी नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, तराजू खुद मेरे अंदर घुसा चला आ रहा है, यानी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है मेरे वेट से। समझ में आई बात? और नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा तो एपरेंट वेट भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? मेरा रियल वेट तो ये था, यानी एम में बढ़ गया, मेरा वेट कितना ज़्यादा हो जाएगा? एम में भी बराबर। क्लियर? और कितना होगा वेट, एपरेंट वेट? MA प्लस GK। क्लियर? यानी वेन एवर द लिफ्ट गोज अपवर्ड आवर वेट सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। वाई? दिस रीजन। क्लियर? समझ में आया? ठीक। नंबर 3, when the lift is coming down with acceleration A, कांस्टेंट वेलोसिटी चलिए भैया, एक्सेलरेशन A से नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर? अब की बार ऊपर नहीं नीचे आएगी, देखते हैं कैसे करना है। सर नीचे आएगी, ठीक। एक बात बताओ, नीचे की तरफ है A एक्सेलरेशन से, यानी mg ज़्यादा है R1 ज़्यादा है? सर mg ज़्यादा होगा तभी नीचे आएगी, R1 कम होगा, अदरवाइज R1 ज़्यादा होता तो ऊपर जाती, यानी mg ज़्यादा है R1 कम है, यानी mg माइनस R1 वो है नेट फोर्स, नीचे जा रही है। कितने फोर्स से? अरे mg में से R1 घटा दो, उतने फोर्स से नीचे जा रही है। अच्छा, और वो फोर्स किसके इक्वल है? ma के, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है? A, और मास तो कितना बॉडी का? m, तो m में से नीचे जा रही है, नेट फोर्स कितना नीचे की तरफ? ma। समझ में आई बात? तो R1 किसके इक्वल हो गया? mg माइनस ma, यानी सर R1 इज इक्वल टू mg माइनस a। क्लियर? ये है अब एपरेंट वेट पर्सन को इतना वेट फील होगा अपना। हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम अपने आप को हल्का फील करते हैं, इतना भारी फील नहीं करते, हल्का फील करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सर इतना भारी फील करते हैं हम जनरली, अब उसमें से ये घट गया तो अपने को ये फील हुआ। समझ में आई बात? दिस इज द एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। अब देखो, अगर लिफ्ट g के बराबर एक्सेलरेशन से आ रही हो नीचे की तरफ, लिफ्ट की एक्सेलरेशन g के बराबर हो, यहाँ लिख लो इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट is g, then apparent weight of a person R1 is equal to m into g minus a। कितना हो गया? g हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितनी होगी? g, तो g माइनस g 0, यानी R1 is equal to 0। यानी अपने को अपना वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा अगर वो लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आए तो। समझ में आई बात? सर ऐसा क्यों है? देखो, मान लिया एक पर्सन है, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा और दौड़ रहा है, लेकिन वो मेरे से स्लो दौड़ रहा है, तो मैं उसको जब धक्का देता हूँ तो मेरे को जोर लगाना पड़ता है। मान लिया मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ में एक पर्सन और है, और मैंने उसकी पीठ के पीछे ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो वो पर्सन जब मुझसे स्लो पड़ेगा तो मेरे हाथ को फोर्स लगेगा उसको धकेलने के लिए, हाँ, लेकिन मैं उसके पीछे हाथ रखे हुआ हूँ और मेरे जितनी स्पीड से ही चल रहा है वो लगातार, तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर? नहीं सर। तो इसीलिए जब लिफ्ट में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और अपने एक्सेलरेशन कितनी नीचे की तरफ? हमेशा सर g के इक्वल, और लिफ्ट भी खुद भी g से आने लगे तो हम g के साथ, लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन जितनी स्पीड से हम नीचे जा रहे हैं उतनी से लिफ्ट जा रही है। ऐसे हम कांटेक्ट में हैं तो सही, लेकिन फोर्स नहीं लगा पा रहे एक दूसरे पे, यानी नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो पा रही, यानी अपना एपरेंट वेट कितना है? 0। एक्शन ही नहीं हो पा रहा। लिफ्ट रुक जाए तो मेरा फोर्स लिफ्ट फील करेगी नीचे की तरफ, लेकिन लिफ्ट खुद भी नीचे जाए और मैं भी नीचे जा रहा हूँ तो एक दूसरे का फोर्स फील नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं हो पा रहा, रिएक्शन नहीं हो पा रही, तो एपरेंट वेट कितना होगा? 0। अब देखो, अगर इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ग्रेटर देन g, यानी ये जो एक्सेलरेशन है g से ज्यादा हो जाए तो आंसर आएगा माइनस में। क्लियर? ये इससे ज्यादा होगी, ये 10 है, ये 9.8 है, तो 0.2 आ गया माइनस का, यानी रिएक्शन कितनी आई? नेगेटिव आई। यानी लिफ्ट जब नीचे जा रही है, आपके एक्सेलरेशन तो ज़्यादा कितनी हो सकती है नीचे की तरफ? 9.8, और लिफ्ट और भी ज़्यादा तेजी से नीचे जाने लगी तो आप उठना स्टार्ट हो जाओगे लिफ्ट से ऊपर और आप सीलिंग से अटैच हो जाओगे फाइनली। मेरी बात आई समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिफ्ट तो 9.8 से जा रही थी नीचे, आप तो 9.8 से जा रहे थे नीचे, और लिफ्ट उससे भी ज़्यादा से जा रही है नीचे, तो आपके पैर लिफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे क्योंकि पैर तो स्लो जा रहे हैं नीचे, लिफ्ट तेज़ी से जा रही है, आप ऊपर सीलिंग से स्टिक कर जाओगे और फिर वो आपको धकेल के नीचे लेके जाएगी। क्लियर है ये चीज़? सो ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अगर आ गया है देन लेट्स प्रोसीड फर्दर।
समझ में आ रहा है भाई? आई होप द विजन क्वालिटी इज क्वाइट क्लियर। 1 सेकेंड। अब देखो भाई, इसको रख कर देता हूँ। फिर से देखिए इस लेक्चर को, इस टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट। कई बार यही टॉपिक ऐसे कैसा पूछता है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब करना आपने सिंपल। आगे देखो, क्या लीनियर मोमेंटम के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, एमवी होती है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पता है कि भाई दो बॉडीज का सिस्टम है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। क्लियर? आप अगर ये टॉपिक वैसे 9th में करवाना होता है, यहाँ करवाने का कोई फायदा है नहीं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। क्लियर? अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, सेम टू सेम है जैसा मैंने 9th में आपको करवाया है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 चैप्टर 2 निकालिए। क्लियर? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम है। प्लेलिस्ट में जाओगे, 9th क्लास के लेक्चर्स मिलेंगे, उनमें चैप्टर 2 जो है 9th क्लास का फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका 4th या 5th लेक्चर निकालिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छे से करवा रखा है, चाहो तो वहाँ से समझ सकते हो, यहाँ ज़रूरत है नहीं। क्लियर? देखो, वहाँ यही बता रखा है कि ये दो कार थी, मान लिया ये V1 U1 वेलोसिटी से जा रही है, मास M1 है, इसका M2 मास है, और U2 वेलोसिटी से जा रही है। ये ज़्यादा तेज चलने की स्लो है। जब टकरा गई तो टकराने के बाद ये वाली V1 वेलोसिटी से जाएगी, M1 वाली, और M2 वाली मान लिया V2 वेलोसिटी से जाएगी। क्लियर? तो पहले इनकी मोमेंटम कितनी थी भाई? सर M1 U1 प्लस M2 U2। अच्छा, अब कितनी है दोनों की मोमेंटम? सर M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि मोमेंटम M इंटू V होता है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पढ़ लेना आपको अच्छे से, यानी M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। और ज़्यादा डीप में समझना है तो 9th क्लास का वो लेक्चर फॉलो कर लीजिए। अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा। क्लियर? अब देखो, हेडिंग डालिए कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन, पुली वाला सिस्टम देखते हैं एक बार कि कैसे पुली वाले क्वेश्चंस को आपने वॉच आउट करना है। आई होप विजन ठीक होगा। कनेक्टेड मोशन, लेट ए पुली बी कंस्ट्रक्टेड सच दैट ए मास M2 and a mass M1 are hanged on both sides of a rope. Clear? Over the pulley. पुली के ऊपर से एक रोप पे M1 और M2 मास अटैच कर दिए गए हैं। ये M1 है। लेट M1 बी ग्रेटर देन M2। पुली फ्रिक्शनलेस है, मास लेस है। फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं करनी, मास वगैरह की बात, पुली के मास की बात हमें नहीं करनी। तो एक बात बताओ, ये भारी है, ये हल्का, तो ये नीचे आएगा, इसके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये ऊपर जाएगा, इसके एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। बात आई समझ में? ठीक है सर। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा M2G, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा M1G। सिंपल है? हाँ बिल्कुल। इसमें भी खिंचाव ऊपर की तरफ होगा, टेंशन तो ऊपर की तरफ होगी ना? हाँ, इसमें भी खिंचाव यानी टेंशन तो ऊपर की तरफ होगी, बिल्कुल होगी सर। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इसकी तो ऊपर की तरफ और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें नीचे आना है और इसमें ऊपर जाना। बात आ गई समझ में? जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, इसलिए इनको A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं है। जितना खिंचाव रस्सी में यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि रस्सी के हर पॉइंट पे, एक ही रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहती है, खिंचाव सेम रहता है। क्लियर? ठीक है सर। फॉर M1, फॉर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो, नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ सर, यानी नेट फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। और नेट फोर्स कितना है? नीचे की तरफ वाला फोर्स माइनस में ऊपर की तरफ वाला फोर्स। क्लियर? यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ M1A है, नेट फोर्स है नीचे की तरफ M1A, क्योंकि M में होता है फोर्स। तो ठीक है, कितना वो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो, उतना है नीचे की तरफ, तो M1G माइनस में 2। क्लियर? ये खिंचाव घटा दो, इसमें से उतना ही बचेगा नीचे की तरफ। अच्छा, फॉर ब्लॉक M2
m2 के लिए क्या लिखेंगे, m2 तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, कितने एक्सेलरेशन से, a से, तो इसमें फोर्स कितना ऊपर की तरफ टोटल, m2a, m में होता है ना फोर्स, हाँ m2a ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा नीचे वाला कम है, तो दिस माइनस दिस उतना फोर्स बचा ऊपर की तरफ, यानी m2a इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, t माइनस m2g। क्लियर है ये चीज? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है भाई, ये समझ में आ गया? ठीक, इसको रब कर दूं, 1 और 2 को ऐड कर दो भाई, 1 प्लस 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दिस प्लस दिस, माइनस टी प्लस टी, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, हाँ, m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g, ये किसके इक्वल है, m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। कोई डाउट इसमें? आई होप समझ में आ गया होगा। यहां से मैं g को कॉमन ले लूं दोनों में से, क्या आ गया, यहां से मैं a को कॉमन ले लूं दोनों में से, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2 इनटू में g। ये एक्सेलरेशन आ गई दोनों ही मासेस की, यानी ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और ये इतनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक। सर ये और बता दो, रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, खिंचाव कितना आएगा जब ये ऊपर नीचे जा रहे हैं? अच्छा तो देखो, इसको डालूं यहाँ से, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2 इंटू g होता है, ठीक। a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 ज़्यादा भाई m2 से, याद रखना है, बाई में m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक। हाँ सर, अब 1/2 कर दो अगर t निकालना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्या है, m1a बाई m2a, m1a बाई m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t बाई में t माइनस m2g। सिंपल? हाँ सर, इसको रब कर दो। अब देखो ए से ए कैंसिल, सिंपल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। सिंपल है भाई ये चीज, ठीक। अब इसको इस तरफ ले जाओ, m1t ये इस तरफ आ जाएगा प्लस m2t इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो 2 टाइम्स m1 m2g हो जाएगा। यहाँ से t दोनों में से कॉमन ले लूँ तो m1 प्लस m2 इंटू t इज इक्वल टू 2 m1 m2 इंटू g। यहाँ पे t किसके इक्वल है सर, 2 m1 m2 इंटू g बाई में m1 प्लस m2। दिस इज द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। क्लियर? सीबीएसई लेवल पे बहुत कम पूछता है इसके पुली और रोप वाले क्वेश्चंस, पुली और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पूछता है। हाँ, ये कनेक्टेड मोशन वाला टॉपिक ऐसे ऐसा कई बार आता है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लेता है। हाँ, टिपिकल न्यूमेरिकल के बेस पे आपको नहीं पूछेगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ आवर दिस चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। अब एक चैप्टर और इस यूनिट का रहता है, वो भी 3 लेक्चर्स का ही है, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट 3rd लेक्चर में इस चैप्टर के इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स का कम्बिनेशन लेके चलेंगे, अलग अलग वेरिएशन लेके चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम में मेल कर सकते हो info.physics4u अकेला u@gmail.com, या फिर जिसके पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम भेजिए, मेल पे भेजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।